राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। और ये सेशन होस्ट करेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर अजीत प्रताप सिंह जी। तालियां बजती रहनी चाहिए और ये सेशन अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। अजीत सर, ओवर टू यू। शुक्रिया। हमारे साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार महंत शरण सिंह मौजूद हैं। सर, इंडिया न्यूज के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर आने का लिए बहुत बहुत स्वागत आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हमारे कॉन्क्लेव का नाम है हेल्थ कॉन्क्लेव, स्वस्थ उत्तर प्रदेश, और हमारे बीच में स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे साथ, तो पहला सवाल, उत्तर प्रदेश को कैसे स्वस्थ करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। देखिए, पिछले 7-7.5 वर्षों में, और खासकर मैं कहूँगा कोविड काल के बाद, देश में ही नहीं प्रदेश में भी बहुत ही बड़ा अंतर दिखाई पड़ने लग गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की, हमारे 59 के करीब मेडिकल कॉलेज तैयार हो गए हैं। 16 असेवित जो हैं उनमें से 4 पे MAU हो चुका है, बाकी पे भी कार्य हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल हैं उनमें भी उच्चीकरण हो रहा है। हर जनपद में हम लोग, कुछ जनपदों में 50 बेड के हैं, कुछ जनपदों में 100 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट हम लोग बना रहे हैं। एक सवाल खड़ा होता है सर, वो विपक्ष खड़ा करता है कि बिल्डिंग तो है, सब कुछ है, डॉक्टर्स नहीं है आपके पास। जो बड़े डॉक्टर्स हैं, वो चाहे कार्डियो का हो, चाहे हार्ट से जुड़े मामले हों या फिर लीवर से जुड़े मामले हों, डॉक्टर्स की कमी से उत्तर प्रदेश जूझ रहा है। इसको कैसे खत्म करें? देखिए, एक तो जो हमारे MBBS की सीटें थी वो इन 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आज की तारीख में हम लोग के पास MBBS डॉक्टरों की बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है, और ये एक चेन ऐसी बनती चली जा रही है। जब ये सारे मेडिकल कॉलेज फुली काम करना शुरू कर देंगे तो हर साल लगभग हमको 2000 डॉक्टर मिलते रहेंगे, तो ये एक चेन बन जाएगी। अब स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की बात जहाँ तक आती है, ये ज़रूर है कि इस तरह के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि जो हमारा पे स्केल है वो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ। चाहे PGI ले लीजिए, चाहे आप KGMU ले लीजिए लखनऊ में, लोहिया ले लीजिए, और जैसे जैसे अगर कहीं कमी आती जाती है तो उसको धीमे धीमे पूरा करते जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है, ये कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि रिटायर भी होंगे डॉक्टर्स। कुछ लोग हो सकता है उनको कहीं अच्छा पे स्केल मिल जाए, वहाँ चले जाते हैं, तो उसकी हम लोग रिप्लेसमेंट तो करते ही करते हैं। एक और बड़ी समस्या है सर, कई बार हम लोग खुद आपको फ़ोन करते हैं कि फला पेशेंट है, इनको एडमिशन नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिलता, ये एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल, ये समस्या देखिए, सारा का सारा उत्तर प्रदेश का फोकस जो है वो लखनऊ पे, बड़े शहरों में रहता है। और लखनऊ ही नहीं, बिहार का, नेपाल का, मध्य प्रदेश का। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, मेडिकल कॉलेज मिर्ज़ापुर की 7 से 7.5 हज़ार की OPD है, और IPD फुल। मैं अभी 5 दिन पहले वहाँ गया था, और मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ का आदमी। आपको मैं बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग लगभग 45 लाख की OPD हमारी है, अगर हम छोटे से लेके बड़े अस्पताल सारे के लिए। और ये मैं सरकारी अस्पतालों की बता रहा हूँ, निजी अस्पताल नहीं इसमें। तो एक बहुत ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं। ये बात जरूर है कि कभी कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, देखिए आदमी है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है किसी से। अब मैं एक दिन अपने अमेठी के अस्पताल में, एक कोई कार्यक्रम था संचारी रोग का, वो था, शुरुआत करने गए थे हम लोग पिछले साल की 1 जुलाई को। तो एक आदमी मरीज लेके आया और वहाँ ज़मीन पर बैठ गया। अब जब तक हम लोग उसको उठा के बैठा के कुर्सी पर बैठाते, तब तक वो ज़मीन पर बैठ गया। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो इस तरह की कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, और आज का मीडिया इतना सजग है, और ख़ासकर जो आजकल गांव वाले हो गए हैं वो उसको फैलाने लग जाते हैं। ऐसी खबरें बहुत जगह आती है कि स्ट्रेचर नहीं है, डेड बॉडी को कंधे पे लाद के भाई बहन की डेड बॉडी को ले जा रहा है, कोई अपने पिता को ले जा रहा है, जबकि सारी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उत्तर प्रदेश सरकार के पास, तो ये कमी कहाँ रह जाती है? नहीं, सुविधाएं हैं। देखिए, ये भी आता है कभी कभी जैसे संचारी रोग का जिस समय जुलाई के पहले हफ्ते से हम लोग शुरू करते हैं, दस्तक प्रोग्राम है, दस्तक पे हम लोग घर घर जाते हैं। इस समय मरीजों की संख्या, छोटे मोटे बुखार, खांसी, पेट की बीमारी, ये सब इस समय ज़्यादा होते हैं।
तो एकदम से मरीज आना शुरू हो जाते हैं। अब उनको मैनेज करना, देखिए दिक्कत क्या है, उसके लिए हम लोग ने शुरू क्या किया है, हर गांव में, उत्तर प्रदेश के हर गांव में एक वेलनेस सेंटर हम लोग खोल रहे हैं। लगभग 70% बन के तैयार हो चुके हैं। कोई भी मरीज़ हो, आप अपने वेलनेस सेंटर पे ले जाएं। अच्छा, ये एक नई व्यवस्था हम लोग ने पिछले साल से शुरू की है। अभी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वो अगर छोटी सी बीमारी होती है तो अस्पताल भागता है। इस वेलनेस सेंटर पे हमारा एक CHO बैठा हुआ है, उसको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। वो आपको बताएगा कि आपको किस प्रकार की बीमारी है, आपको जिला अस्पताल जाना है या किस अस्पताल जाना है, छोटी सी लेके बड़ी, और उससे कंसल्टेंसी से भी वो, उसके पास एक, हर CHO के पास एक आपका लैपटॉप है, उस पर वो सीधे डॉक्टर से बात कराएगा किस तरह की बीमारी है, और वहीं से वो आपको जहाँ पे आपको जिस डॉक्टर के पास जाना है वहाँ तक पहुँचाएगा। एक रिस्पांस टाइम होता है। ये एक नया शुरू हुआ है। अभी इसको पूरी तरीके से करने में मुझे लगता है, क्योंकि लोगों को भी अभी आभास नहीं है कि वेलनेस सेंटर पे हमको ये सुविधा है, और वो सीधे अस्पताल भाग लेता है, और सीधे छोटी सी कोई बीमारी हुई तो सीधे लखनऊ भाग लिया। नहीं, रिस्पांस टाइम की बात होती, कोई दुर्घटना हो जाए, जब कई महिलाएं गर्भवती होती हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाना होता है, तो रिस्पांस टाइम का बहुत मायने होता है कि अगर वो टाइम से अस्पताल पहुंच गए, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या आपके मेडिकल कॉलेजेस पहुंच जाते हैं, तो उनकी जान बच जाती है। तो रिस्पांस टाइम में भी कमी आई है पूरे उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि मृत्यु दर में जो कमी आई है, एक बहुत बड़ा इशू है कि समय से न पहुँचने से कैजुअल्टी होती है। देखिए, जैसे इसमें एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में भी रिस्पांस टाइम बहुत हम लोग घटा ले गए हैं। अब लोग, लेकिन उसको हम लोग काम कर रहे हैं कि और कम से कम किया जाए। आपने एक अल्ट्रासाउंड की बात की, हम लोगों ने एक नया काम शुरू किया, ई-रूपी वाउचर। इससे जो भी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा अपने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। 2071 सरकारी केंद्र हैं पूरे प्रदेश में, और 1773 निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र हैं जो इससे इम्पैनल्ड हैं। वहाँ पे कोई भी गर्भवती महिला जाके अपना अल्ट्रासाउंड करा सकती है। ये पिछले वर्ष से हम लोग ने शुरू किया है, और अब तक 6,46,000 गर्भवती महिलाओं का हम लोग ने ई-रूपी वाउचर के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड कराया है। लेकिन इसको सुनिश्चित भी करना पड़ेगा कि अस्पताल में पहुंचे तो पता लगा कि जो वार्ड बॉय है या वो डॉक्टर है वो नहीं है, बोले नहीं बस हम आज 100 लोगों का ही अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसके ऊपर जाइए आप प्राइवेट में जाइए। इसमें जितने भी करने होंगे वो सीधे सरकार, उनको एक भी पैसा नहीं देना है, सरकार सीधे उसमें ई-रूपी से वो पैसा पहुंचा देगी। तो आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बेहतर हैं? देखिए, मैं संतुष्ट होने वाला आदमी नहीं हूँ, और हर चीज़ को और सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम 100% सही हो गए हैं, लेकिन जो देश विकसित हैं, अमेरिका ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, ये अपने आप को विकसित देश कहते हैं, लेकिन कोविड में जिस तरीके से भारत ने काम किया है उस तरीके से कोई भी विकसित देश काम नहीं कर पाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम लोग ने, आप यकीन नहीं मानेंगे, 40 करोड़ टीके हम लोग, केवल उत्तर प्रदेश, भारत में नहीं, सबसे अधिक 40 करोड़ टीके लगे हैं। इतने टीके अमेरिका तक लगा पाया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जब वो जाते हैं जिले के दौरे पर तो अस्पताल जरूर जाते हैं, उसका भी असर आपको दिखाई दिया? क्योंकि हमने कोविड में भी देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा योगी आदित्यनाथ ने किया, कम से कम 10 अस्पतालों में मैं खुद उनके साथ गया था, तो उसका भी असर आपको लगता? क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, आपके पास मशीनें नहीं थी, वो बहुत बेहतर हुआ है, तो उससे कितना लाभ हुआ है? नहीं, निश्चित तौर पर अब मेरे ख्याल से सरकारी तो CSC लेवल तक में भी अब आपको ऑक्सीजन मिलेगा। और एक बुनियादी, देखिए मैं बता दूं आपको, एक थोड़ा सा हम लोग का माइंडसेट भी अजीबोगरीब है। हम लोग जब किसी 5 स्टार होटल जाते हैं, अगर मान लीजिए मुंह पर मसाला खाया है हमने, तो हम पहले बाथरूम ढूंढते हैं थूकने के लिए। और किसी सरकारी दफ्तर में हम लोग जाते हैं, चाहे अस्पताल हो चाहे दफ्तर हो, जहाँ मन हुआ पिक से पिक दिए। अब इसको सरकार तो रोक नहीं पाएगी। जुर्माना लिखा रहता है 500 रुपये जुर्माना। हाँ, लेकिन अब जुर्माना लगाने लग जाएंगे तो बताएंगे कि बहुत जुर्माना हो गया है। अब हेलमेट पहन के नहीं चलता है आदमी सड़क पे, और उसको अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्रेन हैमरेज का सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाता है, और उसके खुद के फ़ायदे के लिए है हेलमेट, चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन हम नहीं लगा के चलते हैं। आप लोगों ने किया तो कि जो हेलमेट नहीं लगाएंगे उनको पेट्रोल नहीं देंगे? हाँ, अब ये सब चलाया करती हैं, लेकिन सरकार, देखिए
सरकार जो भी काम करती है वो लोगों की भलाई के लिए करती है, लेकिन अब कभी कभी लोग कहते हैं कि एक बार हाँ, अब क्या बताऊं, मैं पार्टी के बड़े ही सज्जन थे, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा था, लाल बत्ती पे रुका तो एक दरोगा जी आके फ़ोटो खींचने लगे। हमने कहा काहे खींच रहे थे? तो कहे मैं जेब्रा क्रॉसिंग को पार करके खड़ा था। तो हमने कहा तो आप काहे खड़े थे जेब्रा क्रॉसिंग का पार करके? चालान कटना ही है फिर। चालान कट रही है। अब आते हैं पॉलिटिकल सवाल पर। हेल्थ के सवाल हो गए सर आपसे। आजकल जो सबसे ज्यादा ज्वलंत एक मैं अभी स्वाति जी से पूछ रही थी महिलाओं के लिए, मैं एक बहुत ही जो अभी हम लोग इसको बारे में चर्चा कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी इसमें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें बहुत ज़्यादा है। पूरे भारत में सर्वाइकल कैंसर से लगभग 3 लाख महिलाएं, इससे ज़्यादा ही, एक वर्ष में ख़त्म होती हैं। और ये आंकड़ा जो हम लोग के पास है वो है, मेरे ख्याल से इससे ये आंकड़ा इससे बहुत ज़्यादा है। आपके पास तो वही आंकड़े आते होंगे जो लोग सरकारी अस्पताल में अस्पताल में आ जाते हैं, और जो अस्पताल नहीं आ पाते हैं वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। और उसके लिए हम लोग एक टीका, कई एनजीओज हैं वो शुरू भी कर चुके हैं। ये अगर 6 से 14 साल की बच्चियों को ये टीका लग जाए तो सर्वाइकल कैंसर के चांसेस 98% नहीं होते हैं। 14 साल के बाद भी लग सकते हैं, डोजेज उसमें अलग अलग ज़्यादा हो जाती हैं, 48 साल तक को लग सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी विचार कर रही है, और मेरे ख्याल से ये एक हम लोग मुहिम बना के चलेंगे कि पूरे देश में ये हमारी जितने भी ये छोटी बच्चियां हैं, विशेषकर 6 साल से 14 साल तक, इन सबको मुफ्त में टीका लगे। अखिलेश यादव आजकल बड़ा तंज कस रहे हैं आप लोगों पे कि मानसून ऑफर चल रहा है, इसके बाद विंटर ऑफर आएगा, सावन आएगा, फिर भादव आएगा। देखिए हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ऑफर नहीं होता है। अब जहाँ जहाँ जिस जिस पार्टियों में ऑफर होता है तो वो सब समझते हैं कि बिना ऑफर के ना वहाँ कोई जाता है, ना आता है, ना जाता है, ना निकलता है। अब बाकी हम लोग कैडर बेस कार्यकर्ता है, ऑफर हम लोग के लिए कुछ मतलब नहीं रखता है। हम लोग बस चरेवेती पे हम लोग चलते हैं। और भारत का उत्थान हो, 2047 तक भारत कैसे विकसित राष्ट्र बने, चाहे सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, इसी बारे में सोचते हैं और इसी बारे में काम करते रहेंगे। ऑफर बस भगवान का ऑफर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो कई ऑफर की बात करें, 100 लाओ, सरकार बनाओ। अरे वो आ जाए, हमारे साथ आ जाए। वो तो अपने साथ आने की बात कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि वो भाजपा में आ जाए, उनको बढ़िया मंत्रालय वहाँ दिल्ली में हम लोग दिला देंगे। आप तो विधानसभा छोड़ ही चुके हैं। हाँ, सांसद है और मंत्री भी हो जाए। वैसे ऑफर अच्छा है मंत्री जी का। समाजवादी पार्टी के लोग नहीं तो ये बात वहां तक पहुंच जाती। खैर अच्छा, टीवी के माध्यम से समाजवादी पहुंच पार्टी जाएगी। को कोऑपरेटिव विभाग से बहुत प्रेम है। शिवपाल जी रहना लगातार। नहीं तो अब वो है तो वो, अब माननीय गृह मंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि कोऑपरेटिव अखिलेश जी को दे दें। तो ये उनके पिच पे आपने जो है गुगली मार दी। अब गुगली कहिए या जो कहिए, ऑफर है, ऑफर तो वो दे सकते हैं तो हम भी दे सकते हैं। अच्छा, उपचुनाव कैसे जीतेंगे आप? क्योंकि लोकसभा में जिस तरह सीटों का समीकरण है उसमें तो विपक्ष हावी है। देखिए, एक थोड़ा सा मैंने अभी एक चैनल पे और ये कहानी सुनाई थी, दोबारा सुना दूं। एक राजा ने कहा कि एक तालाब खोदा जाए, और अपनी राजधानी में तालाब खुदवाया और सबसे कहा कि इस तालाब में पानी नहीं रहेगा, इस तालाब में दूध रहेगा। तो रात को आप सब लोग जो है इसमें एक एक लोटा दूध डाल दीजिएगा। अब एक एक लोटा दूध लोगों ने सोचा यार बाकी सब तो डालेंगे, लाओ हम पानी डाल दें। और ऐसा सबने सोच लिया, सबने पानी डाल दिया। सबने पानी डाल दिया। यही 2024 में हो गया। लेकिन उपचुनाव में ये दोहराया नहीं जाएगा। अब लोग सब सजग हो गए हैं, वो जान गए कि हमारे लोटे का कितना महत्व है। और उस महत्व को जानने के बाद मेरे ख्याल से अब कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेगा, दूध का इस्तेमाल करेगा। और भगवान शंकर का अभिषेक दूध से ही होगा। सावन चल भी रहा है। सावन चल भी रहा है तो इसमें महारुद्राभिषेक करा रहे हैं आप लोग? नहीं, अब ये तो आस्था की बात होती है। कुछ लोग को नहीं पसंद,
अब कुछ लोगों को पसंद रहता है, हमें पसंद है। मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ। अखिलेश जी को तो काशी मथुरा अयोध्या अच्छा, अच्छा नहीं बाकी कुछ लगता। नहीं। देखिए, हम लोग 24 घंटे 12 महीने पूरे साल हम लोग भक्त हैं। कुछ लोग टाइम टाइम के लिए भक्त होते हैं, जब चुनाव आता है तब भक्त बनते हैं। लेकिन अखिलेश जी अयोध्या भी नहीं जाते, काशी भी परहेज करते हैं, मथुरा का भी परहेज करते हैं। कहते हैं डराती है बीजेपी इन तीनों नामों पर। अब घर में तो करते हैं, घर ही में कर लिया करें। नहीं, अभी उन्होंने बीच में डाली थी मंदिर की फोटो, पुजारियों के साथ की फोटो। हाँ, तो अच्छा है। धीमे धीमे। शुद्धिकरण हो रहा है। नहीं, शुद्धिकरण नहीं, शुद्ध तो इस संसार में सब है। जिसको भगवान ने बनाया है वो अशुद्ध हो ही नहीं सकता। भगवान ने जिसको बनाया है वो अशुद्ध हो ही नहीं सकता। पूरा संसार शुद्ध है। और ईश्वर जब सद्बुद्धि दे दे। चंद्रशेखर रावण मायावती की काट के रूप में सामने आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी उपचुनाव लड़ेंगे, मायावती भी उपचुनाव लड़ेंगी। तो बीजेपी कैसे, कौन सा फार्मूला बनाएगी जो पूरे विपक्ष को, चाहे मायावती हो, चंद्रशेखर आजाद हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, उनको कैसे जवाब देने की तैयारी है बीजेपी की? देखिए, उपचुनाव में जैसे हम लोग आजमगढ़ जीते थे, रामपुर जीते थे, वैसे ही हम लोग ये 10 सीट जीतेंगे। अखिलेश तो कह रहे हैं कि ये सत्ता का चुनाव बीजेपी सिस्टम का बहुत दुरुपयोग करती है। जब जीत जाते हैं तो कहते हैं सब कुछ अच्छा है, हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम पर सवाल खड़ा कर देते हैं, कहते हैं गड़बड़ हो गया। ये तो चुनाव 24 होने के बाद भी ये शुरू कर दिए थे। अब वो इतनी सीटें कैसे आ गई, 37 सीटें फिर? तो मैंने बताया ना, ये 37 सीटें आई हैं केवल वही एक एक लोटा पानी डालने में। आगे ऐसा नहीं होगा, कतई नहीं होगा। और वो अब आप इस शब्द पकड़ लेंगे कि जनता के लिए ऐसा शब्द हम लोग कह रहे हैं। जनता पश्चाताप कर रही है, ग्राउंड लेवल पे साफ साफ ये दिखाई पड़ रहा है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश को स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में सब कुछ बेहतर होगा, तभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उस लक्ष्य तक आप पहुंच पाएंगे कैसे? देखिए, एक तो जो हम लोग जो भीड़ जो आ जाती है राजधानी में, उसके लिए जो हम लोग ये वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं, धीमे धीमे पहले इनमें जाना शुरू करें। और वहाँ से आपकी, अब एक छोटी सी घटना मैं बताऊँ, अगर गॉल ब्लैडर रिमूवल है जैसे, अब गॉल ब्लैडर रिमूवल के लिए आप पीजीआई क्यों जाइए? इसके लिए आप बलरामपुर हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते हैं? हमारे पास सर्जन है, अच्छे सर्जन है। जो परसेप्शन बन चुका है, पब्लिक को लगता है कि हमें पीजीआई ही जाना चाहिए, हमें लोहिया ही जाना चाहिए, हमें केजीएमसी ही जाना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि बलरामपुर भी कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं है। 9,500 की ओपीडी है पर डे की। आईपीडी भी 80% 90% भरा रहता है। देखिए, हम लोग अस्पतालों का कैसे जज करते हैं? हमारी ओपीडी कितनी है, और ज़्यादातर लोग उसका निकालते हैं कि ओपीडी कितनी है। मैं ओपीडी को ही नहीं मानता, आईपीडी को भी मानता हूँ कि हमारे इन पेशेंट कितने हैं। अगर हमारे इन पेशेंट 90% से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब कि अस्पताल सही चल रहा है। और सबसे ज़्यादा भर्ती किस चीज़ में आती है? आईपीडी में के कराने के लिए आती है ना। ओपीडी में उतनी सिफारिश नहीं होती है। आईपीडी इतनी ज़्यादा हम लोग की हो गई है। और देखिए, अब धीमे धीमे जैसे पीजीआई में भी पहले जितनी सीटें थी, अभी 4-5 हज़ार सीटें और बढ़ गई हैं, बेड्स और बढ़ गए हैं। लेकिन अब उसकी भी एक सीमा है। एक सवाल और खड़ा होता है, जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स हैं वो अस्पताल की अपेक्षा अपनी प्राइवेट क्लिनिक में देखने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मरीजों को शिफ्ट करते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो दवाएं वो बाहर की लिखते हैं। सरकारी दवाएं समय पे नहीं मिलती, कई बार सरकारी दवाएं दी ही नहीं जाती, उनके पर्चे पे भी बाहर के ही मेडिकल स्टोर पे मिलता है। नहीं, मैं इसको डिनाई नहीं करता। कहीं पे भी अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत आती है तो उसकी जांच कराते हैं, और जांच में कई लोगों को सजा भी हुई। अभी आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले ही कई डॉक्टर बहुत दिन से गायब थे, उनको बर्खास्त भी किया गया है। तो जहाँ जहाँ से जैसे जैसे सूचना मिलती है उस पर कार्रवाई होती है। और लेकिन इन द लार्ज आप सभी डॉक्टरों को नहीं कह सकते। मैं मान सकता हूँ कि 1-2% ऐसे होंगे, लेकिन इन द लार्ज ऐसे नहीं। हमारा, आप ये भी देखिए कि हमारा सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर है वो किस तरह से वो काम कर रहा है, जितना प्रेशर उसके ऊपर है।
एक दिन में 800-800, 900 मरीज देखना, और तनख्वाह हम उसको कितनी दे रहे हैं। एक जो MBBS का डॉक्टर आ रहा है 5 साल की पढ़ाई करके, उसको हम 80,000 रुपये दे रहे हैं। जो सुपर स्पेशलिस्ट सबसे अधिक तनख्वाह जो हम दे रहे हैं वो 3.5 लाख रुपए दे रहे हैं। इसीलिए वो लोग बाहर चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप सोचिए, हमारा जो न्यूरो सर्जन है लोहिया में, या न्यूरो सर्जन जो हमारा PGI में है, वो 3.5 लाख रुपए में नौकरी कर रहा है, तो वो देवता कहूँगा मैं उसको। वो डॉक्टर नहीं है, वो देवता है। ये तो कहा ही जाता है कि डॉक्टर धरती का भगवान है। नहीं, धरती का भगवान नहीं, वो साक्षात भगवान है। जो डॉक्टर सरकारी नौकरी में 3.5 लाख की नौकरी कर रहा है, जो 3.5 लाख रुपए पर डे कमा सकता है। हमारा HOD जो है, ऐसे कई HODs को मैं जानता हूं जो 5-5 लाख रुपए कमा सकते हैं पर डे, लेकिन 3.5 लाख रुपए की नौकरी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, मैं आपसे। उनको धन्य मानता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको पूजनीय कहूंगा। ताली बजा दीजिए एक बार ऐसे डॉक्टर्स के लिए। एक आखिरी सवाल सर, जाते जाते, अखिलेश यादव अपनी और चाचा की लड़ाई भूल गए हैं, आजकल उनको केशव जी और आपकी सरकार बहुत याद आ रही है। देखिए, 10 साल में उनके साथ रहा हूं। अभी ये भाजपा को समझ नहीं पाएंगे। जो भाजपा में दिखता है ना, लड़ रहे हैं ना, हम लोग कब टंगड़ी फंसा के दूसरे को लड़ा दें, ये जान ही नहीं पाएंगे वो। अखिलेश यादव तो जहां से आते हैं वहां कबड्डी सब बहुत खेलते हैं। नहीं, थोड़ा बहुत नेताजी जो थे वो, क्योंकि वो कुश्ती के बहुत अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं, तो धोबी पाट थोड़ा बहुत वो जानते थे। लेकिन अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, वो ज़्यादा धोबी पाट वगैरह। तो उधर से इधर शिफ्ट हो गया क्या धोबी पाट? नहीं, अब वो शिफ्ट तो हम लोग अखिलेश जी को ही चाहेंगे कि नहीं, कई चीज़ों की जानकारी उनको है और बहुत अच्छी जानकारी है। और मेरे ख्याल से अगर उनके जैसा व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में 4 चांद लगेंगे। बड़ा ऑफर दे दिया आपने, अखिलेश जी आ जाएं इधर और उनको केंद्र में मंत्री बना देंगे, 4 चांद लग जाएगा। यानी धोबी पाट अब मुलायम सिंह के बाद आप लोगों के पास आ गया है। दांव बदल गया है। आ नहीं गया है, ऐसा नहीं है कि दांव पे हम लोग भी अपना 32 साल हो गया राजनीति में, तो कुछ ना कुछ तो सीख लेते हैं। इस दांव पेच में संजय निषाद जी भी बहुत माहिर है, हमारे बीच में बैठे, एक बार जोरदार ताली हो जाए, कैबिनेट मंत्री बैठे हैं। संजय जी बड़े भाई